तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैटर के बाद इंट्रोड्यूस हो रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो जब बहुत दिन पहले से ही जब से केमिस्ट्री लोगों को समझ में आने लगी कि दुनिया में मैटर होता है, तो लोगों का इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी अगर मैटर का पार्ट है, तो मान लीजिए कि आपका एक आयरन का बार है आपके पास, तो लोग सोचते थे कि अगर इसको छोटा किया जाए तो क्या होगा। तो लोग सोचते थे कि ठीक है, इसको छोटा किया जाए तो छोटा हो जाएगा, उसको अगर और छोटा किया जाए तो और छोटा होगा। बट लोगों ने इमेजिनेशन में ही ये सोचा था कि अगर इसको इतना छोटा किया जाए तब एक ऐसा स्टेज पहुंचेगा जहां से ये और छोटा नहीं हो पाएगा। तो वो वाला जो स्टेट है, वो जो बाकी लास्ट में जो बचेगा, जिसको हम नहीं तोड़ सकते, उसी को लोग सोचते थे कि वो ऐसा कुछ होगा जिसको एटम कहा गया। उस टाइम आदमी को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि वो ऐसा तोड़ने के बाद वो आएगा ही। बट लोगों का इमेजिनेशन इतना अच्छा था कि लोग समझते थे कि नहीं ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा कि तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा कुछ आएगा कि जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं। उसी चीज को एटम कहा गया। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास कार्बन है, अगर ये डायमंड है तो डायमंड तो कार्बन का बना है। तो इस चीज को अगर हम तोड़े, ये डायमंड भी कार्बन का है। यहाँ पे आप कोल ले सकते हैं, कोल भी डायमंड कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। ग्राफाइट आपका पेंसिल में जो ये होता है वो ग्राफाइट होता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वो लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन उसमें लेड होता नहीं है, वो ग्राफाइट होता है। ऐसे ही एक याद आ गया कि बचपन में लेड पेंसिल सोच के सोचते थे इसमें लेड है, लेकिन वो लेड नहीं, वो कार्बन ग्राफाइट होता है। तो आप लोग शायद इसको बेटर जानते हैं मेरे से, मुझे लगता था कि लेड है पेंसिल मतलब लेड होगा, बट एनीवे। तो ये कार्बन अगर है तो हम उसको अगर तोड़ते हैं तो उस छोटा होता है, डायमंड छोटा हो गया या कोल छोटा हो गया, इसको और तोड़ते जाते हैं और छोटा होगा, बट अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज में पहुंचेगा जिसे और नहीं टूट पाएगा, वो होगा आपका कार्बन। तो यही लोगों ने समझा था कि अब तोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा, जो एकदम से छोटा वाला जो पार्ट होगा जिसको नहीं तोड़ पाएंगे, वो होगा एटम। तो वो हो गया कार्बन एटम। तो कार्बन का कोई बड़ा सा एक पार्टिकल था, उसको तोड़ते गए तो कार्बन एटम आया। आयरन का था, उसको तोड़ते गए तो आयरन का एटम आया। तो लोगों ने सोचा कि वाटर को तोड़ते हैं, तो वाटर को तोड़ते गए तो अब लास्ट में क्या आएगा। उन्होंने सोचा था कि वाटर निकलेगा, जैसे कार्बन का एटम आया तो वाटर का एटम आएगा। लेकिन ये एक लोगों की भूल थी। लेकिन यही सोचते थे लोग कि इनिशियली जो सोचते थे कि पंच तत्व जो है, जो 5 एलिमेंट से चीज बना है, यही उनका जो कॉन्सेप्ट था यही कह रहा था कि चलिए वाटर भी एक इसी तरह का कार्बन के तरह या आयरन के तरह का कोई एलिमेंट है। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, वो एलिमेंट नहीं है, वो एक कॉम्पाउंड है। और कॉम्पाउंड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एलिमेंट और कॉम्पाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए यही समझते हैं कि अगर कोई सिंपल सब्सटेंस है, मान लीजिए कार्बन का ये बना हुआ है, पूरा चीज ही कार्बन का बना हुआ है, तो ये बाद में जाके सिंपलेस्ट जो आएगा वो कार्बन एटम आएगा। आयरन को तोड़ेंगे तो आयरन एटम आएगा। वाटर को अगर तोड़ते जाएंगे तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आता है, और वाटर मॉलिक्यूल बना है 2 अलग अलग एलिमेंट से। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन गैस, अब उसको तोड़ते जाइए तो लास्ट में जो बचेगा आपका हाइड्रोजन का एटम निकलेगा। ऑक्सीजन को तोड़ते जाइए तो लास्ट में आपका ऑक्सीजन का एटम निकलेगा। लेकिन पानी में वैसा नहीं होता है, क्यों? बिकॉज ये कंपाउंड है, आगे पढ़ेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि मैटर जो था सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसको आप तोड़ते गए तो जो एकदम लास्ट में जो बचेगा वो एटम होगा, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं। कार्बन एक एलिमेंट हो गया है ना, आयरन एक एलिमेंट हो गया, वाटर एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट कितने तरीके के हैं? एलिमेंट हमारे अभी तक 118 एलिमेंट हैं। हमारे वर्ल्ड में हम लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले का नाम बहुत ही अजीब सा है, ओगानेसन। 118वां एलिमेंट का नाम है ये। सबसे पहला एलिमेंट बहुत लोगों को पता होगा, आप लोग तो स्मार्ट लोग हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, है ना, तो H हाइड्रोजन। फिर दूसरा है हीलियम, उसी के बाद 6th जो आता है, छठा जो आता है वो है कार्बन, है ना। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी तरह आप 118 को सजा सकते हैं। और जिस चीज में सबको अरेंज किया जाता है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इस तरह का हम लोगों ने देखा होगा
केमिस्ट्री का एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल का। देखिए आपका पीरियोडिक, जैसे आपका एलिमेंट जो है 118, उसी तरह आपका अल्फाबेट भी है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट कितने अल्फाबेट्स का बना हुआ है, पूरा जो इंग्लिश का जो ये है 26 है, 26 अल्फाबेट्स है। बाकी दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं, जो जितना भी वर्ड है, उसी का कॉम्बिनेशन से ही जितना भी वर्ड, जितना भी लिटरेचर, जितना भी बुक्स लिखा, सब कुछ सारा वर्ड वहीं से निकला है। वही 26 एलिमेंट्स, 26 अल्फाबेट्स है ना, उससे ज़्यादा तो है नहीं। उसी की तरह आपका हमारा एलिमेंट है कि 118 है। पूरे दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड का हर चीज़, यूनिवर्स का हर चीज़ इसी एलिमेंट के किसी कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, हर चीज़ यही 118 में से कुछ बना है। पीरियोडिक टेबल के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत जो बताया रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों? देखिए 118 तो है, कोई बड़ी बात नहीं। आप खोजते जा रहे हैं, लोग साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को खोजा, उसके बारे में लिख दिया, तो आप लिस्ट कर सकते थे, लिस्ट बना सकते थे। कोई भी चीज़ आपका है, जैसे आप लिस्ट बना सकते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह लिस्ट बना सकते थे। लेकिन टेबल में क्यों रखा गया है? टेबल में रखने से केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन अब ये अभी जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो कि मतलब जब अभी हम लोग सोचते हैं, तो जब ये बना होगा तब जिन्होंने बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था पहले, फिर मोसले नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बनाया था। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल का। लिस्ट भी बन सकती थी, तो लिस्ट नहीं बना के हम लोगों ने टेबल बनाया है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो यही जानिए कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का कोई भी पीरियोडिक टेबल उठाइएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। हर केमिस्ट्री क्लासरूम में, हर केमिस्ट्री लैब में पीरियोडिक टेबल होता है। आप लोगों ने बहुत किसी ने देखा भी होगा। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे समझिए कि जितना भी वर्ल्ड का जो कुछ भी है वो यही 118 एलिमेंट से ही ऑलमोस्ट बना है। और भी डिस्कवर हो सकते हैं, आगे देखेंगे कि क्यों पॉसिबल है या क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आपका एटम्स एंड एटम्स का यही कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट है, एलिमेंट को तोड़ते गए तो आपका एटम आया। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जब एटम डिस्कवर हुआ तो यही कॉन्सेप्ट था कि इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब एटम आया है एटोमॉस नाम से, है ना। एटोमॉस का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल, जिसको तोड़ नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट यहीं का था कि इसीलिए नाम भी स्टिक कर गया। जॉन डाल्टन के टाइम से ही ये वाला नाम स्टिक कर गया। उन्होंने एटम को लेके बहुत सारा रिसर्च किया था, तो उसी के टाइम से ये वाला नाम स्टिक हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि एटम से भी छोटा चीज नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है। एटम भी किसी चीज से बना है। वो चीज क्या है, उनको हम लोग सब एटॉमिक बोलेंगे। एटम से भी छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम कितने चीजों से बना है? एटम प्राइमरीली दो चीज का बना हुआ था। पहला है न्यूक्लियस और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस आपका बीच में रहेगा, ठीक है, बीच में रहता है न्यूक्लियस, और उसको सराउंड करते हुए एक क्लाउड टाइप का बनेगा, उसमें रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। बहुत समय क्लास में हम लोग को ये बताया जाता है कि हमारा न्यूक्लियस है ये, और ऑर्बिट में घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऑर्बिट पे नहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग पढ़ेंगे पहले, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिटेल में जाएंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो आपको ऑर्बिट में घूमने वाला जो सिस्टम था वो क्यों आया, फिर ऑर्बिट में ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, तो फिर किस में घूमेगा। वो इस तरह का एक क्लाउड टाइप का बना था। अब क्लाउड को समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए मेरे शहर में एक मिठाई होती थी रसकदम करके। रसकदम में क्या होता था कि आपका इस तरह का रसगुल्ला टाइप का होता था मिठाई। उसमें क्या होता था कि अंदर में एक अलग खोया या किसी चीज का एक रहता था, और उसके ऊपर में एक अलग चीज का बना हुआ चीज रहता था।
तो आप इसको सोचिए कि ये जो आपका पूरा मिठाई का जो है, ये पूरा आपका क्लाउड है, इस वाइट में ही आपका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम रहा है, ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, इस क्लाउड में ही कहीं पे, इस मिठाई के ही अंदर कहीं ना कहीं पे, और एकदम सेंटर में, एकदम बीच में आपका न्यूक्लियस है, वो बैठा हुआ, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 50 इलेक्ट्रॉन रहे, वो किसी ना किसी तरह से वो घूमता है। अब हमेशा की गोल में ही घूमेगा ऐसा नहीं है, वो लोग पढ़ेंगे कि इसको ऑर्बिटल्स कहते हैं, वो हम लोग बताएंगे कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, फिर ऑर्बिटल में क्या हर जगह वो जा सकता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये समझिए कि ऑर्बिट कुछ नहीं होता है। जो ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि प्लैनेट के तरह आपका इलेक्ट्रॉन सन के ऐसे घूमता है, ये कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट अब वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों वैलिड नहीं है वो हम बताएंगे, बट अभी समझिए कि इस तरह का क्लाउड होता है, उसी में वो घूमता है। मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहीं एक जगह पे ही है, हर जगह पे नहीं है, एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किसी एक जगह पे है। तो आप क्या किए, उसका फोटो ले लिए, ठीक है, एक फोटो, एक स्नैप लिए, तो वो आपको वहां दिखा। फिर थोड़ा देर बाद कहीं दूसरे जगह में चला गया, एक बार और आप उसका एक इमेज लिए, वो लिए, फिर एक और इमेज लिए, और इमेज लिए, और इमेज लिए, ऐसा आप बहुत सारा इमेज लीजिए, बहुत सारा, फिर उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखिए, तो जो आपका जो शेप बनेगा ना, वही ये वाला क्लाउड कहलाता है। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लाउड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिए, आगे इस पर एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस हो गया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आगे पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि 2 तरह का आपका पार्टिकल होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन में होता, और इलेक्ट्रॉन आपका एक अलग टाइप का पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। अब देखिए फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है चार्ज का। चार्ज क्या होता है, 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज वैल्यू में नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, ये नहीं होता। जैसे पॉजिटिव नंबर +5 आपका -5 से ज्यादा है, या +1 -1 से ज्यादा है, वो लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका 2 तरीके का चार्ज था, ठीक है। आप उसको रेड चार्ज और ब्लू चार्ज भी बोल सकते थे, ठीक है। आप उसको लेफ्ट चार्ज और राइट चार्ज भी बोल सकते थे। फिजिसिस्ट लोगों ने और केमिस्ट लोगों ने क्या बोला, उसको बोल दिया, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव किसी से छोटा है और पॉजिटिव किसी से बड़ा है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट उसको डिनोट कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, एक टाइप का चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, ठीक है। चार्ज जैसे कि लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, मास का होता है kg, उसी तरह चार्ज का SI यूनिट है कूलम। चार्ज एक फंडामेंटल मतलब आपका एक क्वांटिटी ऐसा है जिसको हम लोग कूलम से बताते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में, एक सिंगल पीस अगर इलेक्ट्रॉन उठाइएगा, उसमें जो चार्ज होता है वो इतना होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। -19 का क्या मतलब होता है, अब यहाँ देखिए कि हम सिंपल आपको समझाते हैं कि 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, ठीक है, 10⁻⁻1। इसी तरह 10⁻³ का मतलब होता है 0.02, सॉरी 0.002, 10⁻³ का मतलब। इसी तरह 10⁻⁻19 का क्या मतलब होगा कि पॉइंट के बाद आपका 18 तो 0 आएगा इस चीज में, 10⁻⁻19 में। तो समझ रहे कितना छोटा है ये, बहुत छोटा है। और इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता है वर्ल्ड यूनिवर्स में, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका इंडियन करेंसी में सबसे छोटा जो पॉसिबल डिनोमिनेशन पहले हुआ करता था, तो गड़बड़ हो गया है, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि 1 पैसा, उससे कम का आपको पॉसिबल नहीं है, मतलब डिनोमिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अमेरिका में यहाँ चलता है आपका सेंट, तो 1 सेंट से नीचे का कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी चीज आपको बेचनी होगी, आपको मल्टीपल्स ऑफ सेंट में बेचना होगा। अब आधा सेंट का कोई चीज नहीं बेच सकते,
है ना, नहीं बेच सकते। उसी तरह उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसी तरह आपका इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया में जितना भी चार्ज पॉसिबल है वो इसी का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसी का इंटू n होगा। n मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इतना, दो इलेक्ट्रॉन हुआ तो इंटू टू इतना, 1 मिलियन अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इंटू 1 मिलियन उसका। तो इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, और दुनिया का हर चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज है। इसी चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज यूनिट बोलते हैं। क्यों एलिमेंट्री? इससे कम चार्ज नहीं है, सबसे कम चार्ज यही पॉसिबल है। ये बहुत अच्छा नंबर है और ये बहुत यूजफुल नंबर है, दिमाग में रखने लायक, ठीक है। 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इजी के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको -1 चार्ज है, ठीक है। इसको बोल दिए कि ठीक है चलिए, इसको सहूलियत के लिए हम लोग -1 बोल देते हैं अभी के लिए, इसको -1 चार्ज है, ठीक है। फिर देखिए तो चार्ज भी कम हो गया, इसका मास देखिए कितना कम है, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, -31 kg, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, उसी का बराबर हुआ -28 ग्राम, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना छोटा ये है, -28 मतलब पॉइंट के बाद 27, जीरो के बाद अगर 1 लगेगा तो इतना नंबर का, तो बहुत ही कम मास होता है इस चीज का, ठीक है। बहुत ही कम मास, बहुत ही कम चार्ज, और इसी चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज है, इससे कम पॉसिबल नहीं होता है, और इसी को हम सहूलियत के लिए -1 बोल देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है -1 चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन है -2 चार्ज, 50 इलेक्ट्रॉन है -50 चार्ज। लेकिन अगर आपको पूछे कि कूलम्ब में कितना चार्ज है तो क्या कीजिएगा, अगर उनको बोला जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है कूलम्ब में बताइए, तो 5 इंटू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा 5 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। -5 कूलम्ब नहीं है लेकिन चार्ज, -5 ऐसे ही बोल दिए कि चलिए -5 है, मान के चलिए इजी करने के लिए करते हैं ना, बहुत समय इजी करने के लिए बोल देते हैं -5, जिसको कूलम्ब में अगर पूछा जाए तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, कैसे याद रखिएगा, देखिए P है, P से ही होता है पॉजिटिव, तो P प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, इतना ही है चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में चार्ज था, ये पॉजिटिव में चार्ज है। ऐसा नहीं कि इसमें कम चार्ज है इसमें ज्यादा चार्ज है, ये समझिए मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है बस। और साइन यहां पे हम बोल सकते थे कि ब्लू चार्ज इतना है और रेड चार्ज इतना है, बोल ही सकते थे, अगर हम रहते तो हो सकता है हम बना देते ब्लू चार्ज रेड चार्ज, कंफ्यूजन खत्म, माइनस प्लस का। लेकिन अभी माइनस प्लस है तो आप दिमाग में रखिए कि ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज कम हो गया इसमें चार्ज ज्यादा हो गया, प्लस और माइनस में उतना ही चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव है, उसका नेचर अलग है, ठीक है, नेचर उसका अलग है, इतना है। और इसका मास कितना है, इससे ज्यादा है, कितना है, इतना टाइम्स 1836, इतना चार्ज है उसमें। 1836 याद किधर रखिएगा, 18 दूनी 36, 18 2 36 होता है, इस तरह से याद रख सकते हैं हम, इसी तरह याद रखते हैं, 18 2 36 होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1836, ठीक है। इससे ज्यादा वेट है प्रोटॉन का, चार्ज सेम है लेकिन मास देखिए कितना ज्यादा है, 80 ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स उससे ज्यादा, उससे ज्यादा आपका मास है उस प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। न्यूट्रॉन देखिए n है, n से न्यूट्रल तो नो चार्ज, तो इसका नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा ही है, मतलब चार्जलेस है वहां पे, ठीक है। लेकिन इसका मास ऑलमोस्ट आपका प्रोटॉन के बराबर होता है, हल्का सा ज्यादा होता है, कितना हल्का, इतना हल्का, 0.14% ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि कितना परसेंट ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी जानना जरूरी है, ये बहुत कम पूछता है। लेकिन आप ये जानिए कि सब कोई क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज जो मास है बराबर है, लेकिन आप जानिए क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप बोल सकते हैं सेम है, लेकिन अगर पूछा जाए कि एक बिल्कुल सेम होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रहा
अब देखिए एटम बहुत स्मॉल होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, आप जानते ही हैं। लेकिन ये समझिए कि जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, एटम से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। कंपैरिजन के लिए हम मैथमेटिकली नहीं बता रहे, मैथमेटिकली भी हम लोग पढ़ेंगे कि कितना एग्जैक्टली साइज 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा होता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे एग्जैक्टली साइज जब जब डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपका एटम एक 1 मीटर रेडियस का अगर आपका ये है, क्या बोलते हैं, बॉल है, अगर एक स्फीयर है, तो आपका न्यूक्लियस का साइज पता है कितना होगा? सिर्फ एक डस्ट के बराबर होगा, एकदम एकदम मिलीमीटर साइज का होगा। ठीक है, बहुत छोटा होता है, मतलब ये इसका जो साइज होता है काफी छोटा होता है। एटम खुद ही छोटा है, उससे भी ऑलमोस्ट 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड छोटा होता है। कि अगर 1 मीटर है एटम का साइज, तो इसका 10 टू द पावर -5 मीटर हो जाएगा। एक्चुअली कितना साइज का होता है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, बेटर है कि ऑलमोस्ट जो साइज होगा ना, वो आपको 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम साइज का होता है एटम। न्यूक्लियस क्या होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर का साइज का होता है, तो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो रफली यही है इसका ये। तो आप समझिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 3 है, लेकिन 35-36 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो नहीं पढ़ना है अभी, बाद में आप पढ़ेंगे जब आप केमिस्ट्री में रिसर्च वगैरह अगर करने जाएंगे, इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए एटम होता है 2 चीज़ का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।